हेलो स्टूडेंट्स, हमने जो अभी लास्ट क्लास में पढ़ा है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, उसके बाद कंक्लूजन है कि चार्ज पार्टिकल है, चार्ज है उसके ऊपर कितना, मास उसका कितना है, सिंबल कितना है। तो इलेक्ट्रॉन बाय जेम्स थॉमसन, उसके ऊपर चार्ज हमने अभी पढ़ा -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, मास है 9.1 × 10⁻⁻28 ग्राम और 1/1837 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। इससे 1.1837 टाइम्स छोटा है किससे, प्रोटॉन से, इलेक्ट्रॉन का मास। उसके बाद प्रोटॉन किसने डिस्कवर किया, गोल्डस्टीन ने। चार्ज है +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, या स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा मॉडल्स ऑफ एटम के मॉडल। पहला मॉडल दिया है जो एटम का, वो है थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, जिसको वाटरमेलन मॉडल बोलते हैं। उसके अकॉर्डिंग थॉमसन मॉडल इसको बोलते हैं वाटरमेलन। ध्यान से समझना है। इसने बोला कि जो एटम है वो एक चार्ज का स्फीयर है, चार्ज का एक गोला है एटम, जिसमें पॉजिटिव चार्ज है हर तरफ। जो जैसे वाटरमेलन होता है, जो उसका लाल वाला पार्ट होता है वो उसने पॉजिटिव चार्ज माना, और जो सीड्स हैं वो नेगेटिव चार्ज माना। ये उसने मॉडल दिया। अब ये फेल क्यों हुआ, इसके फेल होने का क्या कारण था, ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बैलेंस नहीं कर पाया, ये नहीं बता पाया कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कैसे है। क्या लिखा है ड्रॉबैक में, थॉमसन मॉडल के ड्रॉबैक में, दिस मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ एटम, कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है एटम, और दिस मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द एस्टेब्लिशमेंट और स्टेबिलिटी ऑफ एटम, कि एटम स्टेबल कैसे है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, हम अगर घर में हमारे वायर्स हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव को अगर मिला दे दोनों को तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट। ऐसे ही पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आपस में पड़े हैं तो दोनों चिपक जाएंगे तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट इसके एटम के अंदर भी, और एटम क्या रहेगा, अनस्टेबल हो जाएगा। एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कौन सा, थॉमसन मॉडल। फिर आया दूसरा रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल ये क्या आंसर है, प्लेनेटरी। इसने बोला कि जैसे सूरज के चारों तरफ, सन के चारों तरफ प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, वैसे ही न्यूक्लियस के चारों तरफ, न्यूक्लियस सेंटर में है एटम के, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। अब इसने इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करने के लिए सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। क्या बोला इसने कि सेंट्रल पार्ट ऑफ द एटम इज न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। इसने क्या नहीं बता, इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। अब ये फेल क्यों हुआ, इसके फेल होने का कारण ये है कि जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं तो वो क्या करेंगे, एनर्जी अपनी लूज करेंगे और न्यूक्लियस के जाके चिपक जाएंगे। वही सेम पहले वाला केस, न्यूक्लियस से जाके चिपक जाएंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा सॉरी, जिससे क्या होगा, अगेन एटम है जो अनस्टेबल हो जाएगा। इसमें क्या कमी रह गई थी, ये नहीं बता पाया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैसे रिवॉल्व करते हैं, वो स्टेबल कैसे हैं रिवॉल्व करते हुए, उसी जगह कैसे अटके हुए हैं, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया रदरफोर्ड मॉडल। इसको एक्सप्लेन करने के लिए थर्ड मॉडल आया जो हम पढ़ रहे हैं अभी भी, बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। बोहर्स मॉडल ऑफ एटम, इसमें क्या कहा बोहर्स मॉडल ऑफ एटम ने, ये इसने बोला कि सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस है, जिसके अंदर हैविंग न्यूक्लियॉन्स, जो न्यूक्लियॉन्स को रखे हुए हैं। न्यूक्लियॉन्स क्या है, न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले पार्टिकल्स, और वो कौन से हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, न्यूक्लियॉन्स हैं। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एनर्जी ऑर्बिटल्स में रोटेट करते हैं। उन एनर्जी ऑर्बिटल जो एनर्जी वाले
घेरे हैं उनको क्या बोला, ऑर्बिटल्स। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स इन डिस्क्रीट, डिस्क्रीट मतलब विशेष एनर्जी, डिस्क्रीट एनर्जी शेल्स कॉल्ड ऑर्बिटल्स। इसमें ऑर्बिटल्स का कॉन्सेप्ट दिया कि ऑर्बिटल्स में घूमते हैं। ये फर्स्ट ऑर्बिटल जिसका नाम दिया k, सेकंड ऑर्बिटल जिसका नाम दिया l, थर्ड m, फोर्थ n। इन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, इसके बारे में पढ़ रहे हैं बोर मॉडल के। ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं और इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी फिक्स है। जो सबसे लोएस्ट ऑर्बिटल है k, इसमें एनर्जी सबसे कम होती है, इससे कम एनर्जी इलेक्ट्रॉन की नहीं हो सकती, मतलब इससे और आगे इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर सकता, न्यूक्लियस से जाके चिपक नहीं सकता। तो इसकी वजह से जो चिपक नहीं सकता तो जो एटम है वो स्टेबल हो जाता है। कैसे हो जाता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जाके चिपक नहीं सकता, जिसकी वजह से एटम स्टेबल हो जाता है। तो इसने किसकी बात करी? डिस्क्रीट एनर्जी सेल्स की बात करी, जिनको क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल्स बोलते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट 3 मॉडल्स ऑफ एटम। नेक्स्ट टॉपिक इज गोल्ड-फॉयल एक्सपेरिमेंट ऑफ रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने जो मॉडल दिया था उससे पहले अपना एक्सपेरिमेंट किया था, कौन सा? गोल्ड-फॉयल एक्सपेरिमेंट। क्या किया उसने गोल्ड-फॉयल एक्सपेरिमेंट में? सोने की एक पतली सी परत ली, गोल्ड-फॉयल एक्सपेरिमेंट। एक छोटी सी परत ली सोने की और उसके ऊपर बम्बार्डमेंट कराई। क्या कराई? बौछार कराई। किसकी कराई बौछार? किसकी कराई बौछार? अल्फा पार्टिकल्स की। अल्फा पार्टिकल्स, ये अल्फा पार्टिकल्स क्या है? पॉजिटिवली चार्ज्ड हीलियम, हीलियम +2, हीलियम के ऊपर +2 लगा दे तो अल्फा पार्टिकल बन जाएगा। अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज्ड है। क्या 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 ऑब्जर्वेशन किया इसने? और इसके चारों तरफ एक लगा दी जिंक स्लाइड, ZNS। जब भी अल्फा पार्टिकल टकरा के इससे स्लाइड के ऊपर शो हो रही है तो उनकी पिक्चर बन रही है, उनकी फ्लोरेसेंस बन रहा है। अब क्या ऑब्जर्वेशन की इसने? ऑब्जर्वेशन ये की कि काफी सारी अल्फा पार्टिकल ऐसी कैसी बिना डेविएशन के चली गई। मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स ट्रेवल्ड विदाउट डेविएशन। अब अल्फा डेविएशन का मतलब है उनकी लाइन में चेंज होना। अब डेविएशन या फिर उनकी लाइन में चेंज, उनकी जो सीधी लाइन जा रही है उसमें चेंज होना। अब अल्फा पार्टिकल है उसको चेंज कौन कर सकता है? पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव ही चार्ज उसको चेंज कर सकता है। तो मतलब पॉजिटिव चार्ज बहुत छोटा है, इसलिए मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स ऐसे कैसे ट्रैवल कर रही है। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल ऐसे ट्रैवल कर रही है तो मतलब उसमें पॉजिटिव चार्ज बहुत छोटा है। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या हुआ? फ्यू अल्फा पार्टिकल्स डेविएटेड विद स्मॉल एंगल, छोटे से एंगल से। कुछ अल्फा पार्टिकल हैं जो बिल्कुल थोड़े एंगल से डेविएट की, स्मॉल एंगल्स। और 12,000 में से एक, 1 आउट ऑफ 12,000 अल्फा पार्टिकल डेविएट्स विद 180 डिग्री, 180 डिग्री से। जैसे आई न्यूक्लियस, यहां से न्यूक्लियस से टकराई, जिस रास्ते से आई उसी रास्ते से वापस चली गई एक 12,000 में से। तो इससे कंक्लूजन क्या निकला कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इज एम्प्टी। कंक्लूजन क्या है? फर्स्ट पॉइंट लिखो, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज एम्प्टी, साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज स्मॉल। ये कंक्लूजन निकला इससे कि न्यूक्लियस का साइज छोटा है और मोस्ट ऑफ द पार्ट जो स्पेस है वो एम्प्टी है। ये है गोल्ड-फॉयल एक्सपेरिमेंट। उसके बाद सिंबल मैंने बताया तुम्हें कि किसी भी एटम को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम। अब इसको ध्यान से समझना है। इलेक्ट्रॉन निकालने आते हैं, कैसे निकाले जाएंगे? सिंबल और रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम। कैसे? सिंबल, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल
अगर मैं बात करूं सोडियम की, सोडियम का सिंबल एटॉमिक नंबर 11, एटॉमिक मास 3 ये है। इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पहले 20 एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मासेस में फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूं, जिसमें नहीं देखे वो एक बार फर्स्ट वाले वीडियो देखिए, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, उसमें नंबर ऑफ एटम्स और एटॉमिक नंबर और मास नंबर मैंने बता रखा है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट कैसे करते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, जो उसका एटॉमिक नंबर है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स, जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है तो उसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स है, एटॉमिक नंबर, और उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन, क्योंकि ओवरऑल एटम न्यूट्रल होता है, मतलब जितना प्लस का चार्ज उतना ही माइनस का चार्ज। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे? इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बता दिए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे? एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर माइनस कर देंगे, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर मींस A माइनस Z। ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला है। जैसे हम सोडियम की बात करें, सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 11, प्रोटॉन कितने हुए? 11, न्यूट्रॉन कितने हुए? 23 में से 11 माइनस कर दो, कितने बचे? 12 इसके पास क्या हुए? न्यूट्रॉन। तो इससे कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या चीज है? इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्बिटल्स में, जो बोहर ने मॉडल दिया था उसमें ऑर्बिटल्स बताए थे, उन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक, आप लोग देख रहे होंगे कि वीडियो में सिर्फ काम हो रहा है, और काम ही होना चाहिए, काम की बात ही चलनी चाहिए, सिर्फ इधर उधर की बातें करने के लिए दूसरा टाइम होता है। जब पढ़ते हैं तो सिर्फ पढ़ने पे ध्यान देना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, distribution of electrons in orbitals। तुम्हें 9th क्लास में सिर्फ इतना ध्यान रखना है, जो तुम्हारा एटॉमिक नंबर दे रखा है किसी भी एलिमेंट का, या तुम्हें याद है एलिमेंट के बारे में पूछा गया है, उस एटॉमिक नंबर को तुमने किस में तोड़ना है? 2 8 8 2 की फॉर्म में तोड़ना है, इस फॉर्म में तोड़ना है। फॉर एग्जांपल अगर तुम्हें बात करें कार्बन की, कार्बन 6, एटॉमिक नंबर 6 है, इस एटॉमिक नंबर को इस फॉर्म में तोड़ना है। कैसे तोड़ सकते हैं? 2 और 4, तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 2 K में 4 एलिमेंट। ऐसे ही बात करें हम क्लोरीन की, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, तो उसको कैसे तोड़ेंगे? 2 8 8 2 10 और 7 17, KLM। तुमने याद रखना है सिर्फ ये 2882, ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही निकल के आएगी वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिसमें हमेशा कंफ्यूजन रहती है, ध्यान से समझना वैलेंसी क्या चीज है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या चीज है। किसी भी एलिमेंट को, किसी भी एटम को स्टेबल होने के लिए ये चाहिए कि जो उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है ना, जो हमने अभी क्या लिखा था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी थी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको आउटर मोस्ट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। जैसे अभी क्लोरीन की बात करी थी हमने, 17 2 8 7, सो सबसे बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं इनको बोलते हैं लास्ट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। सभी एलिमेंट्स ये चाहते हैं कि यहां हमारे 8 हो जाए, जिसको बोलते हैं ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने के लिए, फॉर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फॉर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन every atom wants 8 electrons in outer orbital। इसको बोलते हैं ऑक्टेट रूल। ये ऑक्टेट रूल है कि फॉर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एवरी एटम वांट्स 8 इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में, इसको बोलते हैं ऑक्टेट रूल। अब ऑक्टेट रूल को पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। जो एक्चुअल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, असली में जितने इलेक्ट्रॉन हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद
जो एक्चुअल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जैसे क्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब दूसरी टर्म है वैलेंसी। अब 8 पूरा करने के लिए जितने चाहिए उसको बोलते हैं वैलेंसी। ध्यान रखना, जो एक्चुअल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और जितने 8 पूरा करने के लिए लूज करने पड़ेंगे, गेन करने पड़ेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंसी क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आइदर लूज और गेन टू कंप्लीट द ऑक्टेट इज कॉल्ड वैलेंसी। तो इसकी वैलेंसी क्या हुई? 1, क्योंकि इसको 1 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो इसके 8 हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की वैलेंसी क्या हुई? 1। वैलेंसी क्या हुई इसकी? क्लोरीन की 1 वैलेंसी हुई। सिमिलरली बात करें हम मैग्नीशियम की, जिसका एटॉमिक नंबर है 12, क्या होगा? 2 8 2। अब क्या करेगा? जिसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, ध्यान रखना अभी, जिसमें आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 4 या उससे कम है, 4 और लेस, वो कम है तो उसकी वैलेंसी वही रहेगी। 4 और लेस की वैलेंसी कम वही रहेगी। अगर 2 है तो वैलेंसी 2, क्योंकि इन दोनों इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, ये लास्ट वाला ऑर्बिटल बन जाएगा और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो इसकी वैलेंसी कितनी हुई? 2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 2 है, वैलेंसी भी 2 है, ठीक है। 4 और लेस वाले की वैलेंसी सेम रहेगी। 4 और लेस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू वैलेंसी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी इक्वल होंगे। जिसकी 5 और उससे ज्यादा है तो उसको 8 में से माइनस कर देंगे। क्या? 5 और उससे ज्यादा है, जैसे जिसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? 16। फास्फोरस है 16 है, 2 8 6। अब 5 से ज्यादा है तो इसको 8 में से माइनस कर देंगे। 8 माइनस 6 2 वैलेंसी होगी। रूल लिख लो, एलिमेंट हैविंग outermost electron less than 4 valency is equal to valence electron. Elements having outermost electrons more than 4 5 6 7 valency is equal to 8 minus outermost electron। 8 में से जिसके 5 है तो 5 माइनस कर देंगे, 6 है तो 6 माइनस कर देंगे, और 7 है तो 7 माइनस कर देंगे, तो उसकी वैलेंसी 1। तो ये है वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में डिफरेंस। होप आप सबको समझ में आया होगा वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में डिफरेंस। नेक्स्ट वी विल टेक नेक्स्ट टाइम किसके बारे में? आइसोटोप्स, आइसोबार्स के बारे में, इंपॉर्टेंस ऑफ आइसोटोप्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज और एवरेज एटॉमिक मास।